नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 2028 का गेम प्लान। राहुल संभालेंगे कमान। तो कांग्रेस लगातार इनोवेशन की कोशिश कर रही है, कैसे इनोवेटिव तौर तरीके अपनाकर वो आगे बढ़े और अपने को संगठन के स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर वो वही लेवल बनाने की कोशिश करे जिसके लिए बीजेपी पहचानी जाती है। प्रयास कर रही है कांग्रेस, लेकिन ये ज़मीन पर उतरेंगे एक सच्ची और ईमानदार कोशिश के जरिए। और ये कोशिश राहुल गांधी या जीतू पटवारी की ईमानदार हो, उसी से बात नहीं बनेगी। उसके नीचे जो कमांडर्स हैं और उन कमांडर्स के नीचे जो डिप्टी कमांडर्स हैं और डिप्टी कमांडर्स के नीचे जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, रैंक एंड फाइल है, वो जब तक इस चीज़ को नहीं समझेगी और विचार के लिए काम करना ही आपको निस्वार्थ बनाता है, त्यागी बनाता है। जब आप कहते हैं कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, एक पिता जब अपने पुत्र के लिए, उसके भविष्य के लिए संचित करता है चीज़ें, तो वो यही कहता है, हमारा क्या, हमारा तो निकल गया, अब तो ये बेटे के लिए था। जो कष्ट हमने उठाए वो बेटा ना उठाए। तो सैक्रिफाइस और त्याग का ये जज्बा जिस संगठन में होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और कांग्रेस को ये समझाने की जरूरत नहीं है, जिस पार्टी ने जंग आज़ादी में, स्वाधीनता आंदोलन में एक बहुत ही डायनामिक रोल प्ले किया है। और ऐसे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो न कभी पेंशन लेने के लिए सामने आए, स्वतंत्रता सेनानी की, और जिन्होंने न उनके परिवार ने शहादत का हिसाब किताब मांगा। लेकिन आज की कांग्रेस और 1947 के पहले की कांग्रेस में ज़मीन आसमान का फर्क है, जैसे तमाम दूसरी पार्टियों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आज की डिबेट में चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2028 की जंग के लिए अब टेक्नोलॉजी और माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा ले रही है। दिल्ली और भोपाल में तैयार हुए कनेक्ट सेंटर अब हर विधानसभा के बूथ लेवल एजेंट से सीधे जुड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली में भोपाल कनेक्ट सेंटर के लिए एक एक्सपर्ट टीम तैनात की है। दिल्ली से बनने वाले हर प्लान की जानकारी अब बूथ तक पहुंचेगी, तो रिपोर्टिंग भी सीधे इस सेंटर के जरिए होगी। कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी का ये मेगा प्लान 2028 के विधानसभा चुनाव में विनिंग फार्मूला साबित होगा। कांग्रेस हर बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता तैयार कर रही है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क में रहेंगे। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कनेक्ट सेंटर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कनेक्ट सेंटर से जुड़ा रहेगा, सब चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी, तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस स्तर से किसी भी बूथ लेवल एजेंट से संपर्क किया जा सकेगा। 2028 से पहले दिख रहा राहुल का एमपी प्रेम। प्रदेश में कांग्रेस के 71 संगठनात्मक जिले, 1100 ब्लॉक और करीब 5000 मंडलम समितियां। कांग्रेस 70,000 मतदान केंद्रों पर बीएलए तैनात करेगी। बूथ लेवल एजेंट बनेंगे राहुल गांधी के सिपाही। वोटर की जानकारी मोबाइल ऐप से वेरीफाई करेंगे बीएलए। मतदाता से जुड़ी हर जानकारी देंगे कांग्रेस बीएलए। पार्टी के अब सारे काम ऐप से ट्रैक होंगे। वोटर का नाम हिंदी और अंग्रेजी में दर्ज होगा। राहुल गांधी की टीम करेगी पूरे अभियान की मॉनिटरिंग। कांग्रेस की ये कवायद सिर्फ अपने बीएलए तक सीमित नहीं है, पार्टी दूसरे दलों के बीएलए की जानकारी भी जुटा रही है। भोपाल का कनेक्ट सेंटर हर गतिविधि पर नजर रखेगा, जबकि दिल्ली से राहुल गांधी खुद मॉनिटरिंग करेंगे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी कितने भी ऐप बना लें, हकीकत में कांग्रेस का नेटवर्क कमजोर ही रहेगा। देखिए, जिनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव हो वो एजेंट ही तो खड़े करेंगे, और वैसे भी जो स्वयं इस देश में चाइना के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनके मुख से तो निकलेगा एजेंटवादी। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस बटी है, टूटी है, वो ये जो शिगुफेबाजी छोड़ रही है, ना वो जीतू पटवारी उसको ज़मीन पर ला पाते, ना ही राहुल गांधी कभी ला पाएंगे। राहुल गांधी का ये डिजिटल वार रूम मॉडल कांग्रेस के लिए 2028 की लड़ाई का नया हथियार बन सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कनेक्ट सेंटर के सहारे कांग्रेस जनता से जुड़ पाएगी, या फिर ये प्लान कांग्रेस की फाइलों में एक अधूरे सपने के रूप में दर्ज हो जाएगा। फिलहाल 2028 का गेम प्लान तैयार है, अब देखना होगा
2028 के गेम से पहले राहुल का एमपी प्रेम कांग्रेस के लिए कितना काम आएगा? आपने देखा कि राजनीति में किस तरह की मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है और इसको बीजेपी ने संगठन के स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से समझा। सबसे पहले हमारे सवाल देख लें, क्या राहुल का मध्य प्रदेश प्रेम कांग्रेस को जिता पाएगा? और जिस तरह के मैकेनिज्म वो अपना रहे हैं, 2028 का सियासी गेम क्या उनके पक्ष में आएगा? दूसरा सवाल, क्या 70,000 BLA के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजनीतिक सूरत बदल पाएगी? क्या राहुल का माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट को टक्कर दे पाएगा? ये बड़े सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन पार्टी के, उनका स्वागत है। संदीप पौराणिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन विधायक मोहन सिंह राठौर जी भी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, कोशिशें बहुत हैं, बहुत प्रयास हैं, किस चीज़ की आपको लगता है कि जो एक कनेक्ट की बात होती है विचार से, कि विचार ही आपको निस्वार्थ बनाता है, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की इन कोशिशों को और ज़मीन पर उतरने के इनकी जो अड़चने भी हैं और जो सहूलियतें भी हैं, दोनों? जी शरद जी, किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती होता है उसका कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्तर पर है। निचले स्तर पर कनेक्ट करने की जो आपने रणनीति बनाई है वो अच्छी है, जो दिख रही है। वो कितनी अमल में आती है ये इंतज़ार करना पड़ेगा और सवाल भी रहेगा। जब कोई भी राजनीतिक दल शरद जी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहता है तो निचले स्तर पर कार्यकर्ता जो रहता है उसके अंदर उत्साह की लगातार कमी आती है। अगर वो उत्साहित रहे, उत्साहित तब रहता है जब उसे लगता है कि सत्ता में उसकी भागीदारी है। कांग्रेस ठीक है, आंदोलन की पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई उसने लड़ी है, उसके तमाम नेता रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं कांग्रेस के साथ। लेकिन वर्तमान दौर में कांग्रेस की जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है आंतरिक विघटन, या यूं कहें टकराव। हम पिछले कुछ दिनों में ही देख लें कि बुजुर्ग बनाम जूनियर और जो संघर्ष चल रहा है वो खुल के भी दिख जाता है। अगर यही स्थिति जमीनी स्तर तक रही तो क्या कनेक्ट सेंटर आप चाहे प्रदेश में बना लीजिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बना लीजिए और चाहे गांव में बना लीजिए, पहले आपको कार्यकर्ता के अंदर वो जोश जगाना होगा जो उसके अंदर लड़ने की ताकत पैदा करे। मुझे लगता है कि उस मामले में भी कांग्रेस को कनेक्ट सेंटर से ज़्यादा उस चीज़ पर जोर देना चाहिए जिससे कार्यकर्ता के अंदर उत्साह तो आए कम से कम। बिल्कुल, और इसका मैकेनिज्म फिर विचार की तरफ जाता है और पूरी निष्पक्षता से अपनी पूरी जो भी आपका सैन्य समूह है जो आपके लिए लड़ता है उस तक आपका प्रेम, यानी टॉप व्यक्ति का, जिस तरह पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि सम्राटों का प्रजा प्रेम एक अद्भुत तरीके से सामने आता था, और बाद में भारतीय राजनीति के बीजेपी और कांग्रेस के अनेक राजनेताओं की फहरिस्त है जिनका जनता से कनेक्ट, अपने कार्यकर्ता से कनेक्ट अद्भुत था। और दक्षिण भारत में भी हम देखते हैं कि ये चीज़ अभी भी वहाँ तो लार्जर देन लाइफ है कि कार्यकर्ता जान देने के लिए खड़ा हो जाता है अपने नेता के लिए, चाहे वो रामचंद्रन जी हों या उसके बाद एक लंबी लिस्ट आपको नज़र आती है। उत्तर भारत में ज़रूर अब वो, मैं उसको उन्माद शब्द कहूँगा, वो ज़रूर अब देखने को नहीं मिलता है। राठौर साहब, किस तरह देखते हैं आप कांग्रेस की इन कोशिशों को? अच्छी बात है, प्रयास कर रही है, कामयाब होगी तो अपने को मजबूत कर पाएगी, मजबूत कर पाएगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा और आप भी मजबूत होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो आपको बेहतर करना पड़ेगा। अभी कहीं ये भाव रहता है कि हराते तो चले आ रहे हैं, हालांकि आपके रणनीतिकार मुख्तलिफ सोचते हैं, वो हमेशा मानते हैं कोताही नहीं बरतनी है। जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने अभी जो हमारे साथी हैं डिबेट में, उन्होंने सही आकलन किया। दरअसल क्या है कि बहुत अच्छी बातें केंद्र से चलती हैं, केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन जब उसकी बात नीचे पहुंचती है तो कार्यकर्ता का माहौल उसमें सिवाय मखौल उड़ाने के और कुछ नहीं होता।
ये जो आप एक बूथ पे कार्यकर्ता तैयार करने की बात कर रहे हैं, मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूं जब 1 बूथ 10 यूथ का कभी नारा चला करता था, लेकिन वो एक बूथ पे 10 यूथ भी तैयार हुए। फिर वो एक यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन शुरू कर दिया, उस इलेक्शन की भी सारी पूर्तियां हो गई, और उसके बाद जो 30 वर्ष पहले जो करते थे वही अब करने जा रहे हैं। लेकिन उन 30 वर्षों में 29 सीटें चलेगी मध्य प्रदेश की, जो किया उससे। तो कार्यकर्ता में न तो उत्साह है और ना ही कार्यकर्ता को आपसी झगड़ों से फुर्सत है, क्योंकि नेताओं को देखते हैं, भाई कार्यकर्ता वही करता है जो नेता करते हैं। तो नेताओं में जब ये आपसी सिर फुटबॉल देखते हैं ना, तो कार्यकर्ता उसको निचले स्तर तक पे उतार लेता है। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये भाजपा का जो बेस है, भाजपा का जो कार्यकर्ता का जो सोच है या जो समर्पण है, उसका तो कहीं मुकाबला ही नहीं है। ये किसी भी तरह से कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती। ये बात दूसरी है कि सोशल मीडिया और इस सबसे कांग्रेस क्या कर रही है, वो भाजपा की नकल करने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई सफलता किसी प्रकार की मिलेगी। जी, जो मैं अपना जो मुझे रोज जानकारी मिलती है मैं उसकी बात जी, करता हूँ। मैं लौटता हूँ, अभी भी ये लौटता जो हूँ, कार्यक्रम जी। चला रहे हैं, इस जी। कार्यक्रम पे भी यहाँ के कार्यकर्ता जो है अपनी आपसी चर्चाएं जी करते हैं। जी जी। चौधरी साहब, आपने अब तक विश्लेषण के जितने भी सिरे हैं उनसे आप परिचित हो चुके हैं, और अब आपके जवाब की प्रतीक्षा है हम सभी को। जी, राजेश खन्ना साहब चुनाव लड़े थे दिल्ली में और अडवाणी साहब से हार गए थे। तो कोई ने ये नहीं कहा था कि अडवाणी साहब जीत गए, सब ये कह रहे थे कि राजेश खन्ना हार गए, राजेश खन्ना हार गए। तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा और कांग्रेस से जो बड़ी अपेक्षाएं हैं, अब आप देखिए कि 20 साल की सरकार के सापेक्ष हम इस बात पे चिंतन कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन को कैसे मजबूत करना चाहिए। और आपने भी कहा कि कांग्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये कितनी बड़ी टिप्पणी आपने की। तो भाजपा क्या कर रही है, भाजपा की सरकार का मूल्यांकन कैसा है, वो इतना प्रासंगिक नहीं है जितना प्रासंगिकता इस बात की है कि कांग्रेस कैसे देश और लोकतंत्र को बचाए, और उसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा अपरिहार्य है। तो ये जो दोनों सज्जनों की मैंने बात सुनी तो उन सबकी चिंता ये लगी, क्योंकि जैसे ही जो आशीष अग्रवाल ने कहा, आप बताइए कि सत्ताधारी दल का मीडिया अध्यक्ष ये कह रहा है कि ये चाइना के एजेंट हैं। कितनी गंभीर टिप्पणी उसने कर दी है। तो भाई यदि ये चाइना के एजेंट हैं और आप सरकार के प्रवक्ता हो तो आप क्या कर रहे हो। वही हम आपसे कह रहे हैं कि ये लोग जो है विचार इनके ख़त्म हो गए हैं, ये सिर्फ जहर को फैलाकर ही अपनी प्रासंगिकता बचा के रखना चाहते हैं। ये तो सीधी सीधी टिप्पणी उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कर दी कि देखिए आपके रहते हुए भी चाइना के एजेंट यहाँ सक्रिय हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है। ये अलग बात है कि सन 2000 के शुरुआत में किसने हिंदुत्व को फंडिंग की थी, जिसके कारण 20 साल में हमारी जो देश है वो इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स से बाहर होके आज हमारा देश किस उन्माद में गया है। एक बात। अब दूसरी बात यह है, जैसे 70,000 BLA की हमने बात की, और उसके आज जो खबर आई है कि मेडागास्कर में जैन जी ने सत्ता पद का तख्ता पलट दिया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि हम अपने लोकतंत्र को वोट चोरी के संदर्भ में देखें और नहीं बचा पाएंगे, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता पे जो खतरा होगा, जिससे एक बड़ा आक्रोश होगा। इन्हीं की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश हो चुका है, चाहे वो आप उत्तराखंड देख लें, चाहे लेह लद्दाख देख लें। तो हमारा जो पूरा अभियान है ना सिर्फ हमारी पार्टी को स्थापित करने में है, बल्कि इस बात के लिए भी है कि उन संवैधानिक संस्थाओं पर भी वॉच रखना पड़ेगा हमको, यदि हमको भारत में उपद्रव उन्माद को नहीं फैलने देना है। तो ये आप समझिए इस बात की गंभीरता को जी। और मैं आपसे ये बताऊं कि देखिए, बार बार सिर्फ ये जो सरकारें हैं ये विपक्ष का तिरस्कार करने पर ही चल रही हैं। आज आप देख लीजिए, 8 किसानों ने आत्महत्या कर ली, पुलिस वालों पे डकैती, पुलिस वाले हत्यारे, ये सब बातों को मुद्दा ना करके ये पूरा का पूरा तंत्र विपक्ष के तिरस्कार पर ही जिंदा है, और यही इनको प्रासंगिक बनाए रखता है। संदीप जी, मुद्दे की तरफ लौटें अगर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी में ये परंपरा सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें, कांग्रेस जहां 60 के दशक के बाद, इमरजेंस ऑफ इंदिरा गांधी जी के बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद एक
फंसती है कहीं सत्ता संघर्ष में, चाहे कामरान साहब हों या फिर और भी आपको कई चेहरे मिलेंगे। कांग्रेस डे अर्ज कांग्रेस हुई, तमाम बिंदु उठते चले गए, लेकिन आडवाणी और अटल जी के बीच में कभी पावर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। आडवाणी जी अपनी पारी का इंतज़ार करते रहे, वो भले ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने गए आरंभ से, लेकिन ये कहा गया कि नहीं अटल जी चेहरा होंगे। मोदी जी जब आते हैं 2014 में, तो आडवाणी जी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे कि अभी मैं चुका हुआ नहीं हूँ। मुरली मनोहर जोशी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा। अरुण जेटली या सुषमा स्वराज जी कुछ मिलकर कुछ काम कर सकते थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मनोभाव सबके अपनी जगह हो सकते हैं कि हम भी योग्य हैं, हमें भी आगे, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया। कांग्रेस में क्या ये परंपरा चोट करती है? क्योंकि आप नीचे कितनी भी मजबूती कर लें, ऊपर तो मजबूत रहें पहले इस तरह से। शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के अंदर ये बात तो रहती है कि अगर आपको पद ना मिले, सत्ता ना मिले, तो आप शांत रहें। कांग्रेस के अंदर एक बात आती है कि वो आंतरिक लोकतंत्र की बात कर लेते हैं, वो कि हमने मंच पर आके अपनी बात कह दी, अपना विरोध जाहिर कर दिया। सेक्रीफाइस की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर थी शरद जी। आज़ादी की लड़ाई की हम देख लें, उसके बाद के शुरू के 1-1.5 दशक देख लें, लेकिन वो धीरे धीरे जो सत्ता का रोग लगा, उसने पार्टी के अंदर असंतोष भी पैदा किया। और एक बात और कही कि हम आंतरिक लोकतंत्र पे चलते हैं, और आपने जब ऐसे अनुशासनहीन लोगों पे कार्रवाई नहीं की, मेरा ये मानना है कि आप चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, आपको अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ समय समय पर करना होंगी। जो आपकी लाइन से बाहर जाता है उसे सबक सिखाइए ना आप। जब एक करता है तो उस लाइन पर बहुत से लोग बढ़ जाते हैं। बीजेपी में कितना भी बड़ा नेता हो शरद जी, उसे डर रहता है कि अगर उसने पार्टी लाइन से अलग गया तो उसका नुकसान हो सकता है। उमा भारती हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजनीति में। जब भी उन्होंने उस रेखा को पार किया, उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़े। कांग्रेस अगर वाकई में अनुशासन को अपनाए और जो भी बड़ा नेता हो, कितने भी बड़े कद का नेता हो, अगर उस पर वो कार्रवाई करें, तो मुझे लगता है कि जो स्थिति बीजेपी की है उस स्थिति में कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन फैसले आपको कड़े लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में स्वर नहीं उठते हैं। मुझे याद है कि एक वरिष्ठ नेता को नोटिस मिला तो कैलाश जी और कुछ नेताओं ने इस बात का विरोध किया था कि एक सीनियर व्यक्ति को इस तरह से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है जयंत मलैया जी का विषय था ये। जब जयंत मलैया जी को नोटिस मिला था विधानसभा चुनाव के समय, तो ये बात कही गई थी कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब यहाँ गोविंद सिंह जी सरेआम कह देते हैं कि साहब नोटिस नहीं देना चाहिए, मैं जीतू पटवारी जी से बात करूँगा। अनुशासन पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। जी मोहन जी। देखिए, अभी जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो सत्ता के लिए, पावर के लिए और पद के लिए लालायित रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल इतना सा ही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मैं दोनों की तुलनात्मक आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता त्याग, समर्पण और अनुशासन, इससे तपा हुआ कार्यकर्ता है। वो सदैव पद की बात नहीं करता, वो दायित्व की बात करता है। उसको जो मिलता है उसे वो दायित्व मानता है। दायित्व 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 वर्ष के लिए भी और 20 वर्ष के लिए भी। जब तक उसको जो दायित्व मिला है, मैं कहता हूं कार्यालय में अगर सफाई का भी मिल जाएगा दायित्व तो भी उसको सम्मान से करेगा, व्यवस्था का दायित्व मिलेगा तो भी सम्मान से करेगा, उसको अगर बड़े से बड़ा पद मिलेगा तो उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखेगा। दायित्व अलग है, पद अलग है, सत्ता अलग है, समर्पण अलग है। तो एक विचारधारा के लिए काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और पद और सत्ता के लिए काम करने वाला सोच कांग्रेस का है। और इसीलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सदैव आपस में लड़ता है। जीतू पटवारी जी लड़े उमंग सिंगार जी से, या दोनों मिलकर लड़े माननीय दिग्विजय सिंह जी से, या तीनों मिलकर लड़े माननीय कमलनाथ जी से। तो ये जो द्वंद्व है, ये आपस का द्वंद्व केवल सत्ता के लिए है, पद के लिए है। भारतीय जनता पार्टी में ये सारी चीजें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। सर, चुनाव 8 करोड़ के हो गए हैं। विचार के दम पे 8 करोड़ 10 करोड़ एक विधानसभा में खर्च करती है भाजपा, ये विचार है। राठौर साहब, चुनाव महंगे हो गए कि नहीं हो गए, बताइए आप।
जी सर, क्या बोल? मैंने कहा आप बताइए, आप तो पहले लंबे समय से चुनाव कितने महंगे हो गए, एक विधानसभा में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि आप विचार की बात कर रहे हैं भाजपा के, तो मुझे बताइए कि भाजपा कितना पैसा खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए। यही उनका विचार है जो उनको उत्तेजित करता है कि नगद नारायण मिलेंगे तब जाके हम इस विचार के साथ पैसा नहीं जिताता। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हैं कितना महंगा चुनाव हो गए हैं। पैसा नहीं जिताता, भाजपा को कार्यकर्ता जिताता है, और कार्यकर्ता की ताकत ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत। 10 ही साल हुए और हैं, कार्यकर्ता 10 साल हुए हैं राठौर साहब केंद्र में सरकार को, और आप जो गमले में उगे हुए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और हम जो 70 सालों से प्रासंगिक बने हुए हैं, तो हम क्या बिना विचार के प्रासंगिक बने हुए? कितनी आश्चर्य की बातें करते हैं, और आप इतने ज्यादा आप लोग गाल बजाते हैं। और उसके लिए देखो आपको कार्यकर्ताओं के साथ साथ राठौर साहब एक इतना बड़ा गोदी मीडिया नाम का भी संस्थान खड़ा करना पड़ा, जिसको आपको हजारों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके जो आपके तथाकथित विचार है वो सामने आ पाते हैं। कांग्रेस जब इस तरफ जाती है तो चौधरी मैं ये नहीं कहूंगा। राठौर साहब एक मिनट, राठौर साहब मेरा इसमें ये आग्रह है कि ये सच्चाई को पूरी तरह देखना नहीं है। इसमें कोई इनकार, पूरी दुनिया में ये सत्य आपको मिलेगा कि सत्ताधारी दल अपने इलेक्शन कैंपेन पर अधिक पैसे खर्च करता है, मीडिया के प्रति उसका ओरिएंटेशन रूलिंग पार्टी का अधिक होता है, क्योंकि उसके कारण है। वो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको देखें और आश्चर्य करें कि नहीं, इसके पहले का सत्ताधारी दल तो तपस्वी था, वो सिर्फ एक लंगोटी लगाकर तपस्या करते हुए चुनाव जीतता था। ऐसा नहीं होता है। सत्ताधारी दल का कमोबेश चरित्र एक ही होता है। रूलिंग पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी, आप ये चीज़ हमेशा देखेंगे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम इसलिए हार रहे हैं कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, हम इसलिए हार रहे हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं देता है, तो फिर आप गलती करते हैं, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश को भूलते हैं, आप कर्नाटक को भूलते हैं, आप 2018 के मध्य प्रदेश को भूलते हैं, जहां इन तमाम चुनौतियों पर आपने विजय प्राप्त की थी। मैंने ये कतई नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो इन्होंने जो विचार का ये जो गाना गा रहे थे, तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि हम बिना विचार के ही राजनीति कर रहे हैं। पहले शुरुआत में हमारा विचार स्वराज था, और आज हमारा विचार जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमारे आज जीतू पटवारी हों, चाहे कमलनाथ हों, दिग्विजय सिंह हो, हजारों लोग पहुंचते हैं कि नहीं? हम मुख्य विपक्षी दल हैं कि नहीं, ये बताइए आप। और पूरे महागठबंधन को लगभग पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा वोट मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। चुनाव जीतना और हारना जो है, जिस तरीके से ये लोग हर बात को हार और जीत से जोड़ देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। समीक्षक कहते हैं कि आपने अपना धैर्य, यानी कांग्रेस ने धैर्य और एकाग्रता गंवा दी है, इसलिए आप कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं इस बात वो पेड़ के पत्ते और तनों की तरफ ध्यान ज़्यादा देती है, कई बार जड़ों की तरफ उसकी तवज्जो और उसका अटेंशन नहीं है, जो मूल कारण है कि जिसको हम कहते हैं कि रूट कॉज क्या है। नहीं, इस आलोचना में मैं आपकी बहुत गहरी चिंता भी देख रहा हूँ, और ये जो आपने एक अभिभावक की भांति हमारे संगठन के प्रति जो चिंता जाहिर की है। चलिए मोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं 10 सेकंड में। जी 15 सेकंड, मोहन जी बोल लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि ये ईवीएम पे दोष लगाना, पैसे का दोष लगाना, पैसा दूसरी पार्टी खर्च कर रही है, इन सब चीजों के बजाय अगर ये आत्मचिंतन करें, अपने संगठन की तरफ अगर जाएं और कार्यकर्ता में समर्पण का भाव पैदा करें, जो बिल्कुल जीरो हो चुका है। कार्यकर्ता को अगर संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं तो निश्चित ही कुछ मिलेगा। लेकिन वो पूरा का पूरा एक अनुशासन है, वो खत्म हो गया कांग्रेस में। कांग्रेस में कभी विचार हुआ करता था, लेकिन आज विचार के लिए नहीं, कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ रही है, जी पद के लिए लड़ रही है, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। संदीप जी, समीक्षक जैसे काऊ बेल्ट कहते हैं, काऊ बेल्ट यानी देश का उत्तर और मध्य भारत का हिस्सा, जहां कहा जाता है कि जातिगत इक्वेशन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, धार्मिक भावनाएं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, और उसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी सामने आती है कि लोग जो चाहते हैं चीज़ें, चाहे फ्री बीज कह लीजिए या तमाम चीज़ें, बीजेपी ने दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने पहले उत्तर भारत को समझा, उत्तर भारत के अनुरूप मुद्दे दिए, चाहे वो अयोध्या का मसला हो जो उसके एजेंडा का भी था। कांग्रेस के अभी भी चूक कर रही है इसको लेकर कि वो इसी पट्टी में जहाँ से सरकारें बनती हैं देश में,
उसकी तरफ अभी भी वो एक ढुलमुल रवैये के साथ है। शरद जी, हम जो बड़े राज्य की बात करें, हम उत्तर प्रदेश करें, या आप वहाँ अपना संगठन उस तरह से खड़ा नहीं कर पाए। संगठन अगर आपका खड़ा नहीं होगा तो आपका रूट, जो आपने बात कही ना, जमीन जड़, वो कैसे मजबूत होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो भी कर रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम आउट ऑफ फाइट है या बाहर है मुकाबले से। कांग्रेस कई राज्यों में बहुत करीब है बीजेपी के, लेकिन जो बड़ी चूक होती है वो ऊपर से कही हुई बात नीचे तक नहीं पहुंचती, और नीचे पहुंचती तो बिखर जाती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि उनके संदेश और उनकी इच्छा जमीनी कार्यता तक पहुंचे और वो उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का अच्छा हो सकता है। निश्चित तौर पर। तो पहले आपको, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति रीजनल पार्टीज की राजनीति है, बीजेपी ने उत्तर और मध्य भारत में, जैसे काऊ बेल्ट कहते हैं, महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो मल्टी फंक्शनल पार्टीज़ की एक 3 या 4 दलों की राजनीति थी, उसको पहले बहुत चतुराई से सेंध लगाई। कांग्रेस नहीं समझ पाई इन चीज़ों को, या उसने कुछ चूक की। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसी पट्टी पर, चाहे वो धर्म से जुड़ा विषय हो, आपको खुलकर बोलना होगा। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उत्तर मध्य भारत की, इस पर आपको खुलकर और अपने घोषणा पत्र में खुलकर विषय लाने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जातिगत इक्वेशंस को आपको सिर्फ एससी या एसटी तक सीमित नहीं रहना होगा। बीजेपी, जिसको एक समय सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, उसने उसको साधने के बाद तमाम जातियों को अपने साथ लेने की कोशिश की है, और आज उसकी कामयाबी के पीछे उसके थिंक टैंक एक अहम रोल प्ले करते हैं। शुभकामनाएं आप दोनों दलों को हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मोहन जी, और बहुत धन्यवाद संदीप जी, और आगे देखा।